तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हो जो स्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम देंगे, जिनका भी आने वाले 4-5 दिन के अंदर में एग्ज़ाम है अर्थशास्त्र का, उनके लिए मैं जो है आप लोग के लिए एससीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू लेकर आ रहा हूँ क्लास 12 का। ठीक है, जैसे ही 12 का ख़त्म हो जाता है आपका मैं 11th का करवा दूँगा। क्लास 12 का 2 पार्ट में लाऊंगा और क्लास 11th का भी 2 पार्ट में लाऊंगा, मतलब 4 वीडियो में आपका जो है कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाएगा। बशर्ते आपको क्या करना है, उस वीडियो को अच्छे से देखना है। एक बार में नहीं होता तो 2 बार में देख लीजिएगा, तीसरा बार में देखिए, 4 बार में देखिएगा, लेकिन अच्छे से देख जाएगा। मात्र 4 वीडियो रहेगा आपका 30 से 35 मिनट का। 2 घंटे में आपका जो है कंप्लीट सिलेबस 11th और 12 के एससीईआरटी का ख़त्म करवा दूँगा। बस इतना आप केवल देख के चले जाइएगा तो मोटा-मोटी आपका काम जो है स्टेट का आराम से 90-100 नंबर आप खींच दीजिएगा। क्योंकि उधर आपका 50 नंबर का पेपर में 20 नंबर का पेपर तो आपका ऐसे ही ईजी कर लिख के आ जाइएगा, ये जिसमें मैथ रीजनिंग वगैरह होता है, थोड़ा बहुत हल्का-वल्का जीके वगैरह पूछेगा। 30 नंबर आपके रडार का पेपर है जो शिक्षण वाला होगा जो भी, ठीक है। तो घबराने की बात है नहीं, बस आपको अच्छा से कर लीजिए और ये 100 नंबर का आपका पेपर संभल जाएगा तो आपका रिजल्ट ऐसे ही अच्छा गिर जाएगा। और ये केवल यही यूजफुल नहीं होगा, आगे जो आपका एग्ज़ाम होगा बीपीएससी 7th फेज का एग्ज़ाम लोगी, लेकिन जो टीचर वाले एग्ज़ाम है उसमें भी बहुत बेहतरीन जो है यह हेल्प करेगा। तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी साथी अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। काहे कि वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और जितने आपके साथी जो नहीं जुड़े हैं उनको बताइए, शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए आपका क्लास 12 का जो है पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, परिचय है, उसको स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र का है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिकतम लोक कल्याण होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, मतलब जनता का क्या सहयोग होना चाहिए। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता क्या खुशी हो, ज़्यादा से ज़्यादा जनता को मुनाफा हो। आगे कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत जो है तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। आगे कहा रहा है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में किस वर्ष विभाजित हुआ? अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है 2 भाग में विभाजित हो गया, एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा हो गया समष्टि अर्थशास्त्र में। तो किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1933 में। नेक्स्ट कह रहा है कि जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध जो है किसी दूसरे देश से हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको जो है हम कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है, ओपन इकोनॉमिक्स। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कि जैसे आप यहाँ पे चीनी उपजाएं और दूसरे देश में जाके आप बेच दिए। जैसे कोई दूसरे देश में मान के चलिए इस्पात हो रहा तो आपके यहाँ बेच रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, दोनों एक दूसरे से लेन देन कर रहा, तो क्या हो जाएगा? खुली अर्थव्यवस्था हो गया। आगे कह रहा है कि आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को जो है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है और इसकी एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि व्यवस्था का जोखिम सहने के बदले में उद्यमी क्या प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाभ प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोस जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित शब्द है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ग्रीक शब्द है एक, ठीक है। माइक्रोस जो है आपका क्या है? ग्रीक शब्द है। नेक्स्ट कह रहा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा मूल्य का निर्धारण, उत्पादन फलन, वितरण तथा उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता। नेक्स्ट कह रहा है कि सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभता, ठीक है। कोई भी चीज़ का आसानी से नहीं मिलना जैसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है आर्थिक जो है समस्याओं का प्रमुख कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? प्राइवेट जो है ज़्यादातर हावी रहता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अपना जो भारत का अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पे आपका प्राइवेट भी मिलेगा, सरकारी भी मिलेगा और अर्ध सरकारी मिलेगा, जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलकर काम करता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, जैसे बाजार के तंत्र द्वारा, योजना तंत्र द्वारा और कीमत पर नियंत्रण द्वारा। आगे कह रहा है कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं जो है किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इकोनॉमिक जो है कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, कौन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
जॉन मेनार्ड कीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आर्थिक समस्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है, ये हो जाएगा आपका जो है डी हो जाएगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमतों का स्तर जो है आपका इस अर्थशास्त्र के भाग में आ जाता है। आगे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व जो है किस क्षेत्र के पास होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परिवारक क्षेत्र के पास। नेक्स्ट कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य जो है किस क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक क्षेत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ, तो किसने कहा था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ ने, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन कहा जाता है, इसने कहा था। वेल्थ ऑफ नेशन मतलब क्या हो गया, किसी धन का जो है किसी देश का क्या हो गया, एक तरह से स्वास्थ्य जो है धन ही है। आगे कह रहा है कि आर्थिक समस्या जो है मूलतः किस तथ्य की समस्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चुनाव की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले जो माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रैगनर फ्रीस, ये भी एक तरह से अर्थशास्त्री ही थे। आगे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है आपका इनमें से सभी हो जाएगा, संसाधनों का आवंटन, जो है साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत इकाई का। दो बोले थे अर्थशास्त्र, दो भाग में डिवाइड हुआ, तो समष्टि और व्यष्टि, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका होता है अध्ययन, तो ये हो जाता है आपका व्यक्तिगत इकाई का। आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं, क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, सीमित होता है, चाहे आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, आपके पास धन दौलत से लेकर हर चीज़ सीमित है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्यष्टि जो है अर्थशास्त्र अध्ययन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक विशिष्ट फर्म का, एक विशिष्ट उत्पाद का, एक विशिष्ट किसी चीज़ का बोल सकते हैं। व्यष्टि ऐसे भी याद रखिएगा, विशिष्ट, ठीक है, व्यष्टि से विशिष्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने कहा कि अर्थव्यवस्था जो है कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी जो आदर्श विज्ञान, ठीक है, कभी रियल साइंस होता है और कभी आइडियल साइंस होता है, किसने कहा था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडमैन ने। नेक्स्ट कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए व्यक्तिगत इकाई सम्मिलित होती है, छोटे छोटे चर होते हैं, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी होता है, मतलब मेनली जो है इस पर व्यक्तिगत चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। आगे कह रहा है कि वो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किस में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कीमत सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण और आर्थिक कल्याण। आगे कह रहा है कि उत्पादन के निम्न में से कौन सा साधन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा, भूमि होगा, श्रम होगा, पूंजी होगा, सब हो जाएगा। किसने नेक्स्ट कह रहा है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, कहा है कि अर्थशास्त्र जो है चयन का तर्कशास्त्र है, कहा है, किसने कहा है, कौन से इकोनॉमिक्स ने कहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रॉबिन्स हो जाएगा, रॉबिन्स हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अगर कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ, और इसकी एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मार्शल। और आप जो है अर्थशास्त्र में थोड़ा जो है इकोनॉमिस्ट वगैरह का नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि किसके अनुसार जो है अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्शल के हिसाब से अर्थशास्त्र जो है क्या है, एक तरह से ह्यूमन वेलफेयर का जो है साइंस है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का। नेक्स्ट कह रहा है कि अंग्रेजी का शब्द जो है मैक्रो, ग्रीक भाषा मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, व्यापक हो जाता है।
मैक्रो और माइक्रो दोनों में अंतर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म और मैक्रोज मतलब होता है थोड़ा बड़ा रूप। आगे कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पूर्ण रोजगार का, राष्ट्रीय आय और कुल उत्पादन। कुल मिला के देखिए अर्थशास्त्र में दो भाग है, एक तो आपका समष्टि होता है और एक व्यष्टि होता है। व्यष्टि में आपका कि कोई पर्टिकुलर जो है आपका फर्म का किसी विशेष चीज़ का किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है बड़ा लेवल पे है, राष्ट्रीय लेवल पे पूर्ण रोजगार सब जो टोटल उत्पादन इस सबको दिखाता है। तो ये था आपका पहला चैप्टर। अब बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा चैप्टर। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। सेकंड जो चैप्टर है आपका क्लास 12 के अर्थशास्त्र का, कह रहा है कि उपभोक्ताओं के व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शून्य होती है। लोच का मतलब होता है इलास्टिसिटी। ठीक है ना, अंग्रेजी में इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। मतलब इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कोई भी चीज़ का जो है। ठीक है ना, साथ ही मैं भी थोड़ा इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो थोड़ा जो है इंग्लिश में, बाकी अब मैं थोड़ा आपको हल्का जो है कन्वर्ट कर दूंगा, तो इससे आपको इतना चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। आगे कहा कि मांग की लोच जो है कितने प्रकार की होती है। ठीक है, डिमांड का जो होता है इलास्टिसिटी कितने टाइप का होता है, तो ये हो जाएगा आपका जो है 3 प्रकार का भी होता है और जो है 5 प्रकार का भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मांग की लोच जो है कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान रखिएगा। आगे कहा कि उदासीनता वक्र की क्या ढाल होती है। उदासीनता वक्र की क्या ढाल होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक। तो स्लोप जो बोलते हैं स्लोप, ठीक है ना, ये क्या होती है, ऋणात्मक होती है, टेंजेंट। आगे कह रहा है कि मांग वक्र की ढाल सामान्यतः क्या होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाएं से दाएं नीचे की ओर। आगे कह रहा है कि एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग का संगठक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी आय प्लस शुद्ध निर्यात। खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमिक्स में। आगे कह रहा है कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है, और ये क्वेश्चन से बहुत टारगेट किया जाता है। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में आप बता रहा हूँ आपको। कह रहा है कि ऐसी वस्तुएं जिनका जो एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाती कहलाती है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका स्थानपन्न वस्तु। मतलब एक जगह एक के स्थान पर दूसरा जो यूज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, स्थानपन्न वस्तुएं कहते हैं। आगे कह रहा है कि तटस्थता वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिक्स एवं एलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया, तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है मांग की लोच मापने की विधि नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आय प्रणाली। नेक्स्ट कह रहा है कि तटस्थता वक्र का झुकाव होता है कहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका बाएं से दाएं की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कुल उपयोगिता जो है अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, शून्य होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वस्तु की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। देखिए किसी सामान्य वस्तु मतलब जनरल जो आप वस्तु लेते हैं तो उसका क्या आता है, जो डिमांड का जो वक्र होता है, ठीक है, क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। आगे कह रहा है कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से क्या होगा, चाय की मांग क्या होगी, तो चाय की मांग में क्या होगा बताइए। कह रहा है कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी, तो चाय की मांग जो है बढ़ती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कॉफ़ी का जब जब दाम बढ़ेगा तो क्या करेगा, लोग कॉफ़ी पीना थोड़ा कम करेगा, तो चाय का डिमांड बढ़ेगा, तो चाय का डिमांड बढ़ेगा तो ये बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि उत्पादक के निम्न में से कौन से साधन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रम एवं पूंजी। नेक्स्ट कह रहा है कि उदासीन वक्र की ढाल क्या होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उदासीन वक्र की जो ढाल होती है ऋणात्मक होती है, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। आगे कह रहा है कि मांग की लोच की माप जो है निम्न में से किस विधि से की जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बिंदु रीति विधि से। नेक्स्ट कह रहा है कि उपयोगिता का जो है क्रमवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिकार्डो ने। आगे कह रहा है कि मांग के निर्धारक तत्व हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वस्तु की कीमत। ठीक है, जैसा कीमत रहता है उसी हिसाब से डिमांड भी होता है। आगे कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चैपमैन। आगे कह रहा है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। नेक्स्ट कह रहा है कि जो है सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपयोगिता ह्रास नियम।
नेक्स्ट कह रहा है कि आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर खिसक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूल्य में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायः अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग की लोच होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्णतः बेलोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी, तो ये हो जाएगा आपका घटती दर से बढ़ती है। नेक्स्ट कह रहा है कि उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डू पोंट ने। नेक्स्ट कह रहा है कि अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूंजी निर्माण। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका जो तीसरा टॉपिक है उत्पादन और लागत, और इसका जो मैं पहला टॉपिक है तीसरा टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर नहीं चैनल से जुड़ा है तो जुड़ जाइए, और साथ ही अगर आपका जो है इसके इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा तो अभी तो इतना टाइम है नहीं। अभी मैं आपका SCERT बेस्ड जो MCQ करवा देता हूँ, आप एग्जाम दे के आइए, बाकी आपको डिटेल पढ़ना होगा तो मैं इसका थ्योरी कंप्लीट पढ़ा दूंगा। उसके बाद जो है इस टॉपिक से आपको जो है हर तरह का समझ में आ जाएगा, किधर से किधर वक्र जा रहा है, किधर से किधर, क्योंकि अभी उतना डिटेल में जो है जा पाना संभव नहीं है साथी, क्योंकि और भी साथियों का वीडियो बनाना, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का और साइंस का भी बनाना है। तो मैं चाह कर भी आप लोग का पास समय भी नहीं है और मैं उतना टाइम अभी दे भी नहीं पाऊँगा, और अगर मैं दूंगा तो बस केवल आप लोग का ही वीडियो बन के रह जाएगा। हालांकि मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि लास्ट में एक वीडियो जो है आप लोग का थ्योरी का जो है डाल दूँ, जिससे कि थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया इसके बारे में लग जाए। चलिए, तो घबराने की बात नहीं है, जो ही है बस आप इसको पढ़ के जाइए, अच्छे से 2-3 बार 4 बार देख के जाइएगा, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। आगे कह रहा है कि चैप्टर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्याएं दर्शाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन संभावना चक्र, सॉरी वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुल घरेलू उत्पाद। आगे कह रहा है कि उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्धित मूल्य को। नेक्स्ट कह रहा है कि दृश्य मदों के अंतर्गत जो है किसे शामिल किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मशीन को। आगे कह रहा है कि संतुलन जो है वह स्थिति होती है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति न हो, यह किनका कथन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टिगलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब औसत लागत गिरती है तब निम्न में से कौन सा संबंध जो सत्य है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, AC बराबर MC हो जाता है। आगे कह रहा है कि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार से वृद्धि होगी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में, उत्पादित वस्तुओं में, आय में, इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या कार्य है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, संगठन, समन्वयन, जोखिम वहन करना। नेक्स्ट कह रहा है कि किस आर्थिक परिस्थिति में उत्पादन में रोजगार का स्तर गिर जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मंदी के। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नातोदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र के नातोदर आकार का क्या कारण है, देखिए आ गया, तो इसका कारण क्या है, बढ़ती अवसर लागत। नेक्स्ट कह रहा है कि अवसर लागत को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हस्तांतरण आय। नेक्स्ट जो आपका कह रहा है कि अवसर लागत को निम्नलिखित नाम से भी संबोधित किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका जो है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण आय और त्याग। आगे कह रहा है कि जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, घटती हुई दर से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवसर लागत क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया, खोया हुआ अवसर हस्तांतरण। आगे कह रहा है कि कुल लागत जो है क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, TVC प्लस TFC, ठीक है, कुल परिवर्तनशील लागत प्लस कुल स्थिर लागत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, U अक्षर जैसा। नेक्स्ट कह रहा है कि कुल लागत जो है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, से तात्पर्य किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने पर फर्म द्वारा किया गया व्यय है। आगे कह रहा है कि उत्पादन का सक्रिय साधन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रम।
नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, औसत आय जो है सीमांत आय के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब सीमांत लागत बढ़ती है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुल लागत भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन शून्य रहने पर अल्पकाल में स्थिर लागत क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक रहती है। नेक्स्ट जो कह रहा है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अस्थिर रहता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक लागत। ठीक है। नेक्स्ट करा कि कृषि पदार्थों का न्यूनतम समर्थक मूल्य क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कीमत न्यूनतम सीमा। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका कह रहा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। इसका पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, इसकी क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयोगिता। नेक्स्ट कह रहा है कि एकाधिकार की का मांग जो है वक्र कैसा होता है, एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली, तो ये हो जाएगा आपका जो है बेलोचदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, किनका कथन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जे बी शेख है। कहने का मतलब अगर आपके पास किसी चीज़ का जरूरत है तो स्वाभाविक है कि मार्केट में उस चीज़ का डिमांड होगा तो वो चीज़ बन के आएगा ही, वही कहना चाह रहा है। आगे कह रहा है कि किस प्रकार की फर्मों में दीर्घकाल में MC बराबर MR बराबर AC बराबर AR होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण प्रतियोगी फर्म में। नेक्स्ट कह रहा है कि एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ER ग्रेटर देन MR। नेक्स्ट कह रहा है कि कीमत स्वीकार फर्म सीमांत आगम होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कीमत में समान। नेक्स्ट कह रहा है कि आपूर्ति वक्र में दाईं ओर खिसकाव का कारण हो सकता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तकनीकी प्रगति। नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्ति लोच की माप जो है निम्न में से किस सूत्र से ज्ञात की जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेल क्यू अपॉन एस गुने पी अपॉन डेल पी। आगे कह रहा है कि फर्मों के आपूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाजार आपूर्ति वक्र। नेक्स्ट कह रहा है कि एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीमांत आय बराबर सीमांत लागत। नेक्स्ट कह रहा है कि संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार जो है किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मार्शल के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ क्या होता है आपका जो वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मार्शल ने। नेक्स्ट कह रहा है कि मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितने अवधियों में बांटा है, तो ये हो जाएगा आपका जो है 3 अवधियों में बांटा है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। ठीक है, कितना उसका डिमांड है और मार्केट में कितना आया है। ठीक है, जैसे मान के चले किसी किताब का जो है आपका दाम निर्धारण करना है तो डिपेंड करता है कि कितना मार्केट में है, ठीक है, और कितना उसका डिमांड है, दोनों के हिसाब से जो उसका मूल्य निर्धारण होगा। आगे कह रहा है कि बाजार मूल्य जो संबंधित होता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से, अति अल्पकालीन मूल्य से। नेक्स्ट कह रहा कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य जो है निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मांग एवं पूर्ति के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीमत को ग्रहण करती है। नेक्स्ट कह रहा कि अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्णतः बेलोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्म का लाभ होता है, फर्म को लाभ मिलता है जब क्या होता है जो आपका क्या होगा, AR ग्रेटर देन AC हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी बाजार में AR बराबर MR का मतलब क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण प्रतियोगिता। और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर नंबर 4 का, करना कि पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यस बराबर क्या होता है, FOP। तो साथ ही ये था आपका 12 क्लास के इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो है। बहुत जल्दी मैं आपका दूसरा वीडियो लाऊंगा और उसमें जो है कंप्लीट आपका अर्थशास्त्र खत्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और बार बार देखिएगा,
अब मैं फिर भी बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट में जो है दिक्कत होगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि 11-12 का वीडियो बना देता हूँ, उसके बाद जो आपका एक थ्योरी का वीडियो कोशिश करूँगा कि ला दूँ समय से पहले, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा साथियों समय का प्रॉब्लम है, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का और साइंस वगैरह हर चीज़ का वीडियो बनाना, कि सारे साथी का जो एग्ज़ाम है 15 तारीख से पहले, बहुत जल्दी में होने के कारण मैं आप लोग को जितना ज़्यादा हेल्प हो सकता है कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से जो डिटेल में, क्योंकि समय का अभाव है, आपको क्या है कि जितना ज़्यादा पढ़ के जाइएगा आपके सिलेबस के हिसाब से उतना फ़ायदा होगा। और 7 तारीख को सोशल साइंस का पेपर था हमारे कुछ साथियों का, तो उनका जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है कि सर जो आप पढ़ाए थे उसी में से आया था। तो आप लोग भी देख लीजिए, पैटर्न के हिसाब से फुल्ली आ रहा है। आप जो इधर-उधर जो है 200 150 का क्रैश कोर्स वाला जो क्वेश्चन नहीं करके जाइए, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन जो है फुल्ली एग्जाम में जो सिलेबस दिया रहता है उसी से आती है। ठीक है? तो आप जो टू द पॉइंट पढ़ के जाइए, यहीं से आना है क्वेश्चन, अच्छे से बस करके जाइएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, ठीक है? और ज़्यादा नहीं, 2 घंटे का वीडियो रहेगा कुल मिला के, आपका 4 वीडियो रहेगा 11-12 का, आप उतना देख के चले जाइए। बाकी मैं थ्योरी का हो सके 1 घंटा का एक वीडियो ला दूँगा, तो 3 घंटा में आपका जो इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ज़्यादा घबराइए नहीं, सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और बेसिक के लिए आपको देखना होगा तो 9th-10th का इकोनॉमिक्स का वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपका बेसिक जो इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाएगा। जैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, ठीक है? पंचवर्षीय योजना का आइडिया लग जाएगा, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी सब के बारे में पता लग जाएगा, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद इलास्टिसिटी और भी जो वस्तुएं हैं, जैसे बेरोजगारी कैसे-कैसे है, तो इकोनॉमिक्स का आप 9th-10th का वीडियो देख लीजिएगा, उससे क्या होगा आपका बेसिक बन जाएगा। और 11-12 में थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है, तो इसका भी मैं हालाँकि वीडियो आपको बना दूँगा थ्योरी का, आप घबराइए नहीं, बस आप इतना देखिए। और अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा साथी, शेयर ज़रूर करना, कम से कम 4 से 5 साथी जितने आपके में है, सब शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर कीजिएगा तभी जो है, देखिए अब मैं मेहनत करता हूँ, आप लोग देखिएगा अच्छे से, शेयर कीजिएगा तभी दिल से मन वीडियो बनाने का भी मन करता है। क्योंकि मैं पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिए, इतना जो है सीईआरटी, एनसीईआरटी के बेस्ड पे आप बड़े-बड़े कोचिंग को छोड़ दीजिए, वो लोग 40-50 क्वेश्चन में आपका डेढ़-डेढ़ घंटा में करा रहा है, और बाकी आपका सिलेबस में 500-500, 600 क्वेश्चन है। 15 दिन तो समय वैसे ही ले जाएँगे। कुल मिला के सब अपना-अपना देखिए मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। मेरा अपना कुछ है नहीं, प बहुत सारे साथी हैं जो कह रहे हैं कि पीडीएफ ये वो दे। भाई मैं पीडीएफ भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ। तो बस आप लोग का क्या है कि आप लोग पढ़िए, रिज़ल्ट अच्छा लीजिए, बस यही है। और बहुत जल्दी मैं आपका जो नेक्स्ट फेज़ में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा उसका भी स्टार्ट कर दूँगा तैयारी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, अपने जूनियर को भी, अपने सीनियर को भी, जितने सारे साथी सबको बताइए, शेयर कीजिए, यही रिक्वेस्ट है। चलिए तो वीडियो से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।